नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे लोकतंत्र की नींव की रक्षा करती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई चुनी हुई सरकार जिसे लोगों ने ही चुना हो किसी देश के उन बुनियादी उसूलों को बदल सकती है जिन पर वो देश बना है? यही वो सवाल था जो भारत के सबसे बड़े संवैधानिक टकराव की वजह बना। ये कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद, जब भारत के दो सबसे ताकतवर स्तंभ यानी देश के कानून बनाने वाली संसद और संविधान की रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। तो झगड़ा आखिर था किस बात पर? असल में संसद सामाजिक बराबरी लाने के लिए जमींदारी जैसी पुरानी प्रथाओं को खत्म करना चाहती थी, लेकिन रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, संविधान में दिया गया संपत्ति का मौलिक अधिकार। यहीं से शुरू हुआ शक्ति का असली खेल। और ये बहस सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, ये एक असली खींचतान थी जो अदालतों से लेकर संसद के गलियारों तक लड़ी गई, जिसमें हर कोई ये साबित करना चाहता था कि आखिरी बात किसकी मानी जाएगी। ये एक तरह का कानूनी शह और मात का खेल था। देखिए, 1951 में कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति सबसे ऊपर है, लेकिन फिर 1967 आते आते पासा पलट गया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार इतने पवित्र हैं कि संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। अब संसद की बारी थी और उन्होंने 1971 में पलटवार किया, जिससे एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। और इस पूरे टकराव का क्लाइमैक्स आया 1973 में, केशवानंद भारती मामले के रूप में। ये एक ऐसी कानूनी लड़ाई थी जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई आम केस नहीं था। मामला इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी। सोचिए, 13 जज। और ये सुनवाई चली पूरे 68 दिनों तक, जिसमें देश के भविष्य पर बहस हुई। और इतने दिनों की बहस के बाद जो फैसला आया, वो आया सिर्फ एक वोट के अंतर से, 7-6। सिर्फ एक वोट ने भारत के संविधान की नियति तय कर दी। तो सवाल ये है कि कोर्ट ने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला। यहीं पर जन्म हुआ एक बिल्कुल नए और शानदार विचार का, मूल संरचना का सिद्धांत। ये लाइन इस पूरे फैसले का सार है। मतलब, आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, दीवारों पर नया रंग लगा सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को ही नहीं तोड़ सकते। संविधान को समय के साथ बदला तो जा सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका डीएनए नहीं बदला जा सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। संसद ने 42वें संशोधन के जरिए फिर पलटवार करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसकी शक्ति पर कोई लगाम नहीं है। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट के पास एक मजबूत हथियार था, यही मूल संरचना का सिद्धांत। और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने संसद के इस कदम को भी रोक दिया। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर ये मूल संरचना है क्या? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता? अच्छा, कोर्ट ने इसकी कोई पक्की लिस्ट तो नहीं दी है, लेकिन समय समय पर अलग अलग फैसलों से कुछ बातें साफ हुई हैं। जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, देश का लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र और शक्तियों का बंटवारा, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत की विरासत क्या है। क्या ये लोकतंत्र का रक्षक है या फिर कुछ और? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इसका असली महत्व तब दिखा जब देश में 1975 में इमरजेंसी लगी। उस मुश्किल दौर में जब सारे अधिकार छीन लिए गए थे, तब यही सिद्धांत तानाशाही के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़ा हुआ। तो इस सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क हैं। जो इसका समर्थन करते हैं वो इसे संविधान की आत्मा का रक्षक मानते हैं। दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि ये गैर चुने हुए जजों को जनता के चुने हुए नुमाइंदों से ज्यादा ताकत देता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और यहीं पर हम आज भी खड़े हैं, इसी बहस के बीच। क्या ये मूल संरचना का सिद्धांत लोकतंत्र को बचाने वाला एक कवच है, या ये अदालतों को जरूरत से ज्यादा शक्ति देने का एक मामला है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी भारत के लोकतंत्र की दिशा तय कर रहा है।